नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी, मेरे साथ मेरी सहयोगी नीलू यहां पर मौजूद हैं और आज उस चुनाव के नतीजे आने जा रहे हैं जो फिलहाल 2014 के मई के लोकसभा चुनाव के बाद सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है देश का। और इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि न सिर्फ के 2017 बल्कि 2019 के लिए पूरी जमीन तैयार करेगा ये चुनाव। हम देखने की कोशिश करेंगे कि 5 राज्य जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां किस तरह के चुनाव के नतीजे और इसके अलावा रुझान सबसे महत्वपूर्ण है वो आ रहे हैं। बहुत ही कॉशियस तरीके से, बहुत सावधानी के साथ हम आपको बताएंगे। कोई नतीजे यहां पर हम तब तक घोषित नहीं करेंगे जब तक कि चुनाव आयोग हमें नहीं बताएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में मतगणना जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही वोटों की गिनती, वीडियो रिकॉर्डिंग से नजर। यूपी में शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे, शिवपाल सिंह यादव, केशव प्रसाद मौर्य समेत दिग्गजों पर टिकी निगाहें। पंजाब में कांग्रेस आगे, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी। प्रकाश सिंह बादल, अमरिंदर सिंह, भगवंत मान समेत कई हस्तियों की किस्मत दांव पर। मणिपुर में कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला, तो गोवा में बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती। So definitely it's a pulsating Saturday which could see the shape of Indian politics changing. Counting in the 5 states is underway, and if I may speak without the baggage of what the exit polls have predicted, because they have given all possible options, it's certainly a high-stakes political battle fought by the national parties as well as the regional kshatrabs. But will today's result be a reaffirmation of the Modi brand? Will it be an endorsement of his policies? Or is it going to be about the realignment of secular forces versus BJP vis-a-vis the Modi cult? Well, that's something to be watched out for. Arfa? बिल्कुल नीलू, और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव ये है। पत्रकारों के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, नेताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, आम लोगों के लिए, आम वोटर्स के लिए तो जाहिर है ये महत्वपूर्ण चुनाव है ही। ये देखना होगा आखिर की जो बड़े पॉलिसी डिसीजंस लिए मोदी सरकार ने, क्या वाकई उनका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिल रहा है, या जो लोकल पॉलिटिक्स है, जो स्थानीय राज्य की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसका असर ज्यादा देखने को मिला है। अपने मेहमानों से अपने को इंट्रोड्यूस हम करा देते हैं। फिलहाल हमारे साथ मनीष शिब्बर यहाँ पर मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं इंडियन एक्सप्रेस में। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ पारसा वेंकटेश राव जूनियर मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ जाएंगे। हमारे साथ जयवीर शेरगिल कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़ रहे हैं, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय जल्द जुड़ेंगे, नेता हैं बीजेपी के, और शिव जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जल्द ही मौजूद होंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम तरह का विश्वसनीय आकलन और खबरों के लिए राज्यसभा टीवी आप लगातार देख रहे हैं और लगातार देखते रहिए। मनीष शिब्बर, ही बताइए फिलहाल कि अब तक जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर एक क्लियर लीड जो है वो बीजेपी को नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी। अभी पंजाब, मणिपुर की तस्वीर उतनी साफ नहीं हो रही है। क्या हम ये अभी कह सकते हैं सावधानी के साथ भी कि अभी बढ़त तो कम से कम बीजेपी को है? देखिए, अगर आप चंद वोटों की वजह से ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी 9, सवा 9, साढ़े 9 तक तो पोस्टल बैलेट्स ही देखे जाते हैं। और पोस्टल बैलेट आपको पता है, अनलाइक द ईवीएम, वो उसमें एक एक बैलेट खुलता है, काउंट होता है, टैली होता है। सो इसलिए मेरे ख्याल से ये अभी कहना मुश्किल है कि किसको बढ़त है। लेकिन हाँ, अगर आप उन जो कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो पर कॉन्स्टिट्यूएंसी 100 वोट होता है postal ballot. But Manish, looking at purely the mood from what you gauge, looking at the party headquarters, BJP has staged big LED screens. Similarly, Aam Aadmi has shown so much of energy, but that kind of energy somewhere is lacking when it comes to the Congress office or the SP office. Somewhere they have taken it on the back seat. Yeah, I think, you know, for the Congress, I think except for Punjab, they know the writing is on the wall, because even in the UP, if by some miracle they were able to form the next government or in alliance with the Samajwadi Party, the Congress leadership knows that it will still be a bit player in the state, because it is not going to be among the top 3.
At best, their best case scenario, we've been talking to Congress leaders, their best case scenario is 50 out of the 103-4 seats that they have contested. But does the mood also show that probably the kind of energy which AAP and parties like BJP have shown, somewhere, the way the projections of the Congress party are concerned, are they caught somewhere in a time warp when it comes to the projections, the way the political parties are projecting Congress, themselves? unfortunately for the Congress, in the last few years, and this started, I think the slide started after they, somehow managed to win the 2009 Lok Sabha. They have never seen, they are never seen as a party that looks out to win an election. They're always on the defensive for various reasons, most predominant among them being the lack of a very, very visible face, because, we have seen Mr. Rahul Gandhi try and assume control, but he's so far not shown that, compare him to Modi, चलिए मनीष जी, जब नतीजे आने शुरू होंगे तो हम इस बात का आकलन जरूर करेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किस तरह की उनकी रणनीति रही। लेकिन अनिल मिश्रा जी बताइए फिलहाल कि क्या ये माना जाए कि 2014 के बाद से जितने चुनाव हुए हैं राज्यों में, ये माना गया कि एक रेफरेंडम है मोदी सरकार के कामकाज पर, हालांकि वो बात हल्के तौर पर कह दी गई होगी, लेकिन इस बार क्योंकि लगभग 3 साल गुजर जाएंगे मोदी सरकार के, क्या ये बात किस विश्वसनीय तरीके से एक तरह की सर्टेनिटी के साथ हम ये कह सकते हैं कि वाकई ये मोदी सरकार के कामकाज का रेफरेंडम है और 2019 के लिए एक खिड़की की तरह हमें नजर आएगा? एक प्रकार से रेफरेंडम तो है। जहां तक यूपी का सवाल है, वो बहुत बड़ा प्रदेश है और डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों की निगाहें थी कि इसका क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि वो एक अलोकतांत्रिक डिसीजन निर्णय था और जैसा कि काफी ये कहा गया तो वो लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि डीमोनेटाइजेशन का प्रभाव उस तरह से इस चुनाव में पड़ा है जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने सोचा था या शायद हमने भी सोच रखा था। तो एक मोदी के क्रियाशैली और कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा ये परिणाम का असर पड़ेगा, लेकिन अभी बहुत रुझान है, बहुत अर्ली है कि हम किसी बात की भविष्यवाणी करें, क्योंकि पोस्टल बैलेट वेरी लेस परसेंटेज ऑफ द एंटायर काउंटिंग। आपने जो पहला सवाल इनसे पूछा था कि कांग्रेस के कैंप में उत्साह नहीं है, तो उसका मुख्य कारण है कि जो एग्जिट पोल आए हैं कल, उससे एक निराशा का वातावरण छाया हुआ है और वो एग्जिट पोल अगर 11 बजे तक उससे कुछ अलग आता है, पंजाब तो जीत रहा था, एग्जिट पोल्स की बात एक बात नतीजे रहे हमेशा, कभी सही भी रहे एग्जिट पोल्स, गलत भी रहे। बिहार वाला उदाहरण अभी तक हम नहीं भूले हैं, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है ये कि उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यूपी में जब उन्होंने अलायंस कर ली तो सेकंड फाइनल पे चले गए, लेकिन उत्तराखंड में सीधा टकराव बीजेपी से था। पंजाब में तो भविष्यवाणी थी कि वो आगे आ रहे हैं। अगर उत्तराखंड कांग्रेस बचा लेती या जीत लेती तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा फायदा होता। अपने रिपोर्टर्स का रुख कर लेते हैं। नीलू, फिलहाल पंचानन हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, इसके अलावा अखिलेश सुमन जो है इम्फाल में मौजूद हैं, अनु दीवान चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम जो हमारे संवाददाता हैं उनका रुख करते हैं। सबसे पहले मैं पंचानन आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं कि काफी हद तक जो हम देख रहे हैं फिलहाल रुझान एक खास पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के तरफ झुकते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ बैठे मेहमान जो तजुर्बेकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी हमें थोड़ा सावधानी पूर्वक जो है इनको छूना चाहिए। आपको किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? आप तो वहां गढ़ में मौजूद हैं। देखिए अरफा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह के नतीजे एग्जिट पोल के बाद जो नतीजे बिहार में आने शुरू हुए थे, उसके बाद बीजेपी ने सेलिब्रेशन भी किया, लेकिन नतीजे फिर उनके पक्ष में नहीं रहे। लेकिन अब यहां पर कुछ ही मिनट पहले ही देखिए, अब मैं बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूं लखनऊ में, ये हेडक्वार्टर है विधानसभा के ठीक सामने, और अभी 2 मिनट पहले ही यहां पर एक हलचल शुरू हुई है। ऐसे आप कह लीजिए कि उनको लगता है कि जो शुरुआती रुझान मिले हैं करीब 125-150 के आसपास, उसमें बीजेपी को एक बहुत बड़ी एक लीड दिखाई जा रही है उनमें जो भी रुझान मिल रहे हैं, तो उसको देखते हुए पार्टी के लोग अब उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बिहार के जब चुनाव में हमने देखा था तो उसमें शुरुआत में ही पार्टी बहुत उत्साहित थी, लेकिन बाद में उसको बैकफुट पे आना पड़ गया था, लेकिन यहां पर पार्टी उत्साहित नजर आ रही है। और उसका कारण यह है कि एग्जिट पोल में जो दिखाया गया और जो उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू है वो बरकरार है, क्योंकि ऐसा लगा था कि नोटबंदी का जो फैसला हुआ उसके बाद एक नेगेटिव असर पड़ सकता है, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने उस मुद्दे को उठाया था। लेकिन उसके बावजूद अगर नतीजे उनके पक्ष में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो आपने रेफरेंडम वाली बात कही उस पर एक मुहर लगती है, और एक नोटबंदी का जो फैसला था
उस पर यहाँ पर मोहर लगती हुई नजर आएगी अगर बीजेपी को यहाँ पर क्लियर कट जीत मिलती है, क्योंकि 2019 के लिए भी ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी नतीजों का इंतजार करना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन का भी अपना दावा है, अखिलेश यादव के जो करीबी हैं वो 190 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन ये बात सच है कि यहाँ पर बीजेपी के दफ्तर का जो नजारा आपको हमने दिखाया उसमें दिख रहा है कि जो आगे सीटें दिख रही हैं उसका एक जो यहाँ पर प्रतिबिंब है वो नजर आ रहा है। But Panchanan, if you could just ask a few leaders present at the BJP office over there, I remember during Bihar elections, the BJP was very early in celebrating the trends which were coming in, and by 9:15 we could hear the crackers bursting at the BJP office. So you could probably ask a few leaders who are present there that is it an early celebration? Yeah, Neelu, we talked to several leaders. Vijay Bahadur Pathak, who is a spokesperson of state BJP, he also expressed his caution some times ago. But the celebration just started here after seeing this lead in this early trends. So BJP is now in exciting mood, but also eagerly waiting for the complete poll results. जी हाँ, यानी कि जश्न मनाने की तैयारी जरूर शुरू हो रही है, लेकिन सावधानी जो है वो लगातार बिहार के बाद रखी जा रही है। लेकिन साफ तौर पर हमारी स्क्रीन पर आप जो हैं वो देख सकते हैं रुझान हालांकि ये हैं, लेकिन अगले 20 मिनट के आसपास हम ये कह पाएंगे जब नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे रुझान की आखिर किस तरफ जो है वो बहती हुई नजर आ रही है। धार उत्तर प्रदेश से काफी हद तक बहुत चौंकाने वाले तो नहीं कह सकते अगर एग्जिट पोल्स को किसी तरह का पैमाना माना जाए, लेकिन काफी हद तक उसी के कहीं ना कहीं ट्रेंड वही नजर आ रहा है जो एग्जिट पोल्स में नजर आ रहा था। उत्तराखंड में भी तस्वीर एक तरफा नजर आ रही है, अपनी स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं। हमने रंग के जरिए भी और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को जो है खास रंगों के जरिए भी देख सकते हैं आप कितने रुझान नजर आ रहे हैं। पंजाब से भी दिलचस्प तस्वीर नजर आ रही है, गोवा पर भी हमारी नजर है और हम मणिपुर को भी नहीं भूल सकते, वहां भी चलेंगे, इम्फाल बहुत जल्दी। अनु दीवान चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। अनु, ये बताइए फिलहाल की जिस तरह के रुझान अभी नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को एक क्लियर लीड मिलती हुई नजर आ रही है पंजाब में। अगर फिलहाल रुझानों की हम बात करें, बार बार सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, ये मुझे बताइए आप वहां पर जमीन पर क्या देख पा रही हैं? बिल्कुल आरफा, इस वक्त हम कैप्टन अमरिंदर के घर हैं, लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को लीड मिलती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि ये डिक्लेयर्ड रिजल्ट नहीं है इसलिए कांग्रेस जो है वो फूक फूक के कदम रख रही है। वो भी इंतजार में है कि पहले एक बार कुछ रिजल्ट जो है उनके पक्ष में पूरी तरह से आ जाए। अभी तो फिलहाल रुझान ही है, इसलिए कांग्रेस ने कोई खास तैयारी यहाँ पे नहीं किया। हालांकि कैप्टन अमरिंदर के घर सुबह से लोगों का आना जाना जरूर है, लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते हैं तब तक कांग्रेस किसी तरह की तैयारी या जश्न के मूड में नहीं आएगी, क्योंकि 2012 में जिस तरह देखा गया था कि कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी थी, एग्जिट पोल के बाद उनको उम्मीद थी कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन क्योंकि नतीजे उनके बिल्कुल विपरीत आए थे तो कांग्रेस ने इस बार जो तैयारी कुछ नहीं कर रखी है। उनका कहना है कि पहले एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, करीब 11 या 12 बजे तक पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पे कांग्रेस के बड़े नेताओं का, आला नेताओं का और साथ ही साथ जितने भी उम्मीदवार हैं उनका आना जाना यहाँ लगना शुरू होगा। अभी फिलहाल जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठकर अपने दफ्तरों में बैठ के रुझान देख रहे हैं और जनता के बीच है कि वो चाहते हैं कि पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, जनता का शुक्रिया कर दे, उसके बाद फिर वो अपनी तैयारी अपनी जश्न करेंगे। रिजल्ट का इंतजार है। आप अगर किसी भी पार्टी की पंजाब में बात करें, अकाली दल हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी में ऐसा ही माहौल पंजाब में देखा गया है। आम आदमी पार्टी के हाल आना नेता जो है वो सारे ही दिल्ली में मौजूद है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे अपनी अपनी विधानसभा में हैं, वहीं पे बैठकर अपने रिजल्ट देख रहे हैं और उनका कहना है कि एक बार अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद वो चंडीगढ़ में अपने दफ्तर में, मेन दफ्तर में, जहां पे आला नेता भी आएंगे और उनके जो कैंडिडेट्स है वो भी आएंगे, उसके बाद ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जो पार्टी हैं वो पंजाब के रिजल्ट का इंतजार कर रही हैं। एग्जिट पोल में हमें एक अंदाजा जरूर मिला है, लेकिन क्योंकि ये रिजल्ट्स नहीं है इसलिए कोई भी पार्टी ऐसी कोई खास तैयारी करती नजर नहीं आ रही। Certainly. It's definitely a very high-stakes battle for Congress as well, because they have put all the eggs in the basket of Punjab, because that was the only state from where they had hope. Of course, the image of Rahul Gandhi, the image of the Grand National Party, what it's going to do, a lot of it depends on that. Parsa, if I could come to you now, looking at the fact that
the Tita factor, that is, there is the third alternative. This is the Tita factor which people have been talking about in states like Goa, states like Punjab. How strong is it really going to be? Will you be in a position to say, according to the early trends which are coming, that this Tita factor can be a make or break for Punjab or Goa? Punjab specifically, if Yeah, in Punjab, I think, yes, the Tita factor might kick into effect, and people might opt, if, you know, wherever there is a choice, people are willing to look at that choice. If there's a new choice, we have seen it in Delhi, that when there is something new, people are willing to experiment with it, people are willing to accept. And that shows a certain democratic optimism among the people, that you must try out all the options, and I think that's a good thing. And it looks like in Punjab, at least, the Tita factor might play an important factor, if not decisive. But Parsa, if you see it very interestingly, the way Aam Aadmi Party positions itself, it tries to penetrate into those states where the bipolar politics is weakening. For example, in Goa, for example, in Punjab, for years we have seen BJP and Congress contesting each other. So is it a deliberate strategy on the part of Aam Aadmi Party to penetrate only in those areas where these two national parties are growing weaker? Do you see this as some kind of a strategy which probably they would take it forward in the long run as well? I think they are looking at it in a very, very regional fashion, and also the strategy plays. One, they started out from Delhi and Haryana, so they will try out the adjacent areas. Okay. They made their first success in Delhi, and some of the leaders also come from Haryana, so it's natural that they should look at the neighboring Punjab. Goa is an interesting idea because Goa is again small, manageable. I think these are experimental stages before they can step out into a larger state like Maharashtra or UP or Madhya Pradesh. I think it's a very, very calculated one. Try out the smaller places and then see how far you can go. जी हाँ, और उत्तर प्रदेश जिस पर सबकी नजर है, इसके अलावा मणिपुर को नहीं भूल सकते। मणिपुर में हम सीधे रुख कर रहे हैं, अखिलेश सुमन का इम्फाल में हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश सुमन, जिस तरह से अपनी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, जो अभी तक रुझान नजर आ रहे हैं वो एग्जिट पोल से बहुत हटते हुए तो नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को काफी हद तक एक लीड मिलती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है नॉर्थ ईस्ट में जो अकेला गढ़ बचा हुआ है कांग्रेस पार्टी का, वो बचाने की हालत में नजर आ रही है वहां? देखिए अरफा, बिल्कुल ठीक आपने सोचा है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है, लेटेस्ट ट्रेंड, जो चीफ मिनिस्टर इबोबी सिंह है थौबाल से, वो अभी लीड कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि वो लीड कर रहे हैं, लेकिन सेकंड बीजेपी है, शर्मिला नहीं है। आयरन लेडी इरोम शर्मिला वहीं से लड़ रही हैं, लेकिन वो तीसरे नंबर पे भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि रियल पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पे मणिपुर में काम कर रही है। और दूसरा जो सीट है स्पीकर का, जो मिस्टर लोकेश्वर है, वो भी लीड कर रहे हैं और वो भी बीजेपी से लीड कर रहे हैं। और तीसरा एक सीट है टांगा, जो अश्विनी कुमार है बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है, वो वहां से लीड कर रहे हैं। तो मतलब 2 कांग्रेस, 1 बीजेपी, और उसके अलावा 2 जो इंडिपेंडेंट है वो 2 जगहों से लीड कर रहे हैं। तो एक तरह से कहें कि अभी जो मणिपुर की स्थिति है उसमें एक इमोटिव मामला हुआ 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने का, और उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ इकोनॉमिक ब्लॉकेट का, और उसमें जो एक रियल पॉलिटिक्स इबोबी सिंह ने की चुनाव के ठीक पहले, वह लगता है अभी तक काम करता दिख रहा है। अभी बहुत ही शुरुआती दौर है, और यहाँ चूंकि टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, पहाड़ियों पे 11 जो काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं उसमें करीब करीब मेजोरिटी पहाड़ों की तरफ है। तो वहां से जो ट्रेंड अभी धीरे धीरे आएंगे, तो मुझे लगता है कि 1 घंटे बाद 10 बजे तक, हमको इलेक्शन कमीशन यहाँ ने बताया है कि 10 बजे तक हम शुरुआती एक अच्छा ट्रेंड तकरीबन आपको पूरे 60 सीटों पर दे पाएंगे। But Akhilesh, as far as BJP is concerned in Manipur, BJP is supposed to be the X factor, playing the X factor in Manipur. How do you see the prospects of BJP emerging? Of course, Ibobi Singh has been the towering leader over there. A lot of hope from him, but there is heavy anti-incumbency against the Congress government over there. Yeah, naturally, Congress is here for last 3 terms, and natural anti-incumbency should have been there. Everyone was expecting that Ibobi Singh will be facing very stiff anti-incumbency as far as the development issues are concerned. Employment, infrastructure, education, health, these are the common issues that Manipur has been facing, other than the insurgency problems. But Ibobi Singh is a real politician, and just before the election, he announced 7 new districts to be carved out in the state, and now it will be 16 districts as a whole. And
this was the demand that was in the state for last 40 years. I talked to the former Chief Minister Radha Vinod Koijam, and he told that when he was Chief Minister, he also wanted to create new districts for administrative convenience, but he could not do it because there was a strong opposition from the Naga community people that you cannot divide our territory. So Ibobi Singh took the risk, and he took the risk in a way that the whole non-Naga vote will be polarized in favor of him. Now BJP is in a catch-22 situation. It is trapped between Naga and the non-Nagas. And BJP, in normal cases, BJP could have gained on the issues of development, on the issues of anti-incumbency. But now BJP is in a position that it has to clarify every second day that we are not against the integration of Manipur. And this is becoming the emotive issue, that what accord BJP is going to have with the Nagas, and it may integrate. But anyway, BJP is coming very fast. BJP on the surge, and it is going to have a good number of seats, and it will be interesting to see after 2 hours that whether BJP's claim that it can get the comfortable number so that it can make a government with some independent. अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद हम पंजाब का रुख करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल मणिपुर में 15 साल का जो है वो सत्ता विरोधी लहर जो देखने को मिल सकती थी, जिसमें शायद बीजेपी को एक सर्ज मिल सकती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये सीमावर्ती इलाके हैं, सीमावर्ती राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, इनकी हमेशा माना जाता है कि एक मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए, जो भी केंद्र में सरकार होती है उस पार्टी से अपने को उसके नजदीक रखने में ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। यानी कि बीजेपी को एक साफ तौर पर फायदा मिल सकता था, लेकिन जो अभी फिलहाल रुझानों में कम से कम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर बराबर की तस्वीर नजर आ रही है हमारी स्क्रीन पर, तो तब भी ये देखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर ही है। बिल्कुल बिल्कुल बेहतर है। और जो म्यांमार सीमा से लगा हुआ है पूरा मणिपुर, और मणिपुर में म्यांमार सीमा के आसपास भी एक इमोशंस हैं, उनके कुछ इमोशंस बर्मा से जुड़े हुए हैं, कुछ इमोशंस यहाँ से हैं, और बर्मा के पूरी खुली सीमा है हमारी, उधर से भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो यहाँ के लोगों को परेशान करती है। तो उस तरह से कहें कि एक अंतर्राष्ट्रीय रास्ता यहीं से बन रहा है, जो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, जो ट्राइलेटरल हाईवे बनने वाला है, जो पूरे ईस्ट एशिया को भारत के साथ जोड़ेगा, साउथ ईस्ट एशिया को, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड रूट बन सकता है। लेकिन चूंकि 3 टर्म से यहाँ विकास के काम में बहुत शिथिलता रही है, उसके कारण बताते हैं, हालांकि कांग्रेस के लोग बताते हैं कि यहाँ एंटी इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है, जिसके कारण हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वो हो जाता तो मणिपुर शायद भारत के नक्शे पे काफी विकसित राज्य होता। और यही बात बीजेपी लोगों को बराबर बताने की कोशिश कर रही है कि हम एक मॉडल स्टेट के रूप में मणिपुर पर विकसित करेंगे। मणिपुर इज द स्टेट हब होगा भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में और ईस्ट एशिया के बीच में, बल्कि यहाँ का जो Right. So Manipur is the state which was once upon a time known as the jewel of India, and BJP is the party which apparently in all its campaign rallies has been saying that we will bring back the jewel, we'll bring back the shine of the jewel if BJP comes back to power. But we'll have to wait and watch. Very early trends coming in. But as according to what Akhilesh was saying and what the early trends are showing, Congress is taking an early lead. Now let me go across to Anu Devan, who again joins us from Chandigarh. Anu, what is the sense you are getting from the ground? You're right outside Amrinder Singh's residence. Have you been able to speak to him in the morning? How confident is he right now? Neeru, yeah, we are standing since morning at Captain Amrinder Singh residence, but as the trends are showing that Congress is leading, so like this only they have started preparing a little while. Since morning only many leaders were coming here, but Captain has said that it's like we are getting information from inside that Captain has said that he will talk to the media only once the results are declared. जी हाँ, लेकिन अनु इस बीच जो बहुत दिलचस्प बात है जो मेहमानों से यहाँ समझना चाहेंगे वो ये 2 खास बातें हैं कि प्रकाश सिंह बादल जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लीड कर रहे हैं, लेकिन विक्रमजीत सिंह जो है वो भी लीड कर रहे हैं मजीठा से खासकर। बहुत दिलचस्प बात ये है अनिल जी कि फिलहाल जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने को जो प्रोजेक्ट किया था, मजीठा का मैं खासकर जिक्र कर रही हूँ, वो पूरा हेडलाइंस बनी है पिछले कई महीने तक, उसके बावजूद भी वो असर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम रुझान को देखते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये कई लोगों से बात हुई थी पहले भी, तो ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी की वो परफॉर्मेंस नहीं होगी जो आमतौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था। और ये सही है कि वो उस तरह से कोई अल्टरनेटिव पेश नहीं कर पाई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो बात हो रही थी कि इट विल इमर्ज एज एन अल्टरनेटिव, जो आप टीटा फैक्टर की बात कर रहे थे,
So that has not been in Punjab, because पंजाब कांग्रेस ही एक विकल्प के रूप में उभरी है। और दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी की जो ये रुझान है कि जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच जहां है वहां वो कमजोर करे जाकर वहां, तो वो एक नेचुरल बात है, क्योंकि जहां रीजनल पार्टी पहले से बहुत स्ट्रांग होती है, आम आदमी पार्टी विल नॉट हैव एनी चांस देयर, लाइक यूपी और बिहार और इवन इन महाराष्ट्र एंड अदर प्लेस। But in Punjab, this prediction of Aam Aadmi Party that they will emerge as an alternative That is not very credible. और ये बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रुझान हमें नजर आ रहे हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश में, ऐसा लग रहा है जिस तरह से एक जो सैफरन लहर बनती हुई नजर आ रही है, उसके बावजूद भी सावधानी हमें यहाँ बरतनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है, जो आंकड़े हमें बता रहे हैं कि अब तक सिर्फ 3 लाख वोटों की गिनती पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाई है और सभी पार्टियों के जाहिर है अपने अपने वोट शेयर मिल पा रहे हैं, जिसमें बीजेपी को 40% वोट फिलहाल मिलते नजर आ रहे हैं। जो 3 लाख वोट जो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि जो जिनकी गिनती हो चुकी है, बीएसपी को 23%, एसपी को 18% और कांग्रेस पार्टी को 8% मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है इस तस्वीर को इस तरह से देख पाना, सिवाय ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जिसे कहते हैं। नीलू, Absolutely. So if you look at the vote share, BJP is already, according to the trends which have just come in, has reached about 40.6, which is way ahead of the 30% benchmark which we look at the UP, the government for formation formula. We say that if the party has achieved a vote share of 30%, then they are in a comfortable position to form the government. Anil, would you also say I'd that? like to know which part of Uttar Pradesh is being counted in 3 ये lakh पूरे votes स्टेट का coming. हमारे पास एक डेटा है So जिसमें overall कि figure, which is coming across. It may be reversed if you come to the western UP where BJP is not very strong, and we suppose that Jat has not voted for them in the first 2 phases of the election. Right. So naturally it gives a kind of trend, but it's not a complete trend because यानी आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें अलग अलग तरीके के नतीजे आएंगे और इसी पे आएंगे और उससे हो सकता है कि ट्रेंड बदल जाए, क्योंकि we don't expect that even if BJP does well, it can't cross 30%. लेकिन अनिल जी, क्या Every region has a separate slice of the जी हाँ, cake. लेकिन which क्या means- इतने नतीजे बदल पाएंगे? 210 सीटों पर रुझान अभी तक नजर आ रहा है बीजेपी का। आपको लगता है, फिलहाल आप बताइए कि आपको लग रहा है कि देखिए, काफी हद तक 210 हो या 403 पे भी जो ये शुरुआती रुझान है, मैंने आपको पहले भी कहा कि इनको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पोस्टल बैलेट्स है। 9:30 तक पोस्टल बैलेट खुलेगा और पोस्टल बैलेट जो खुल रहा है वो आप देखिए कौन है, वो बीजेपी का कोर वोटर है। बीजेपी 3 लाख वोटों का रुझान है। 3 लाख वोट तो पोस्टल बैलेट है। 3 लाख वोट इन 5 स्टेट। In 5 states. इट विल बी मच मोर। नहीं, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। जी, हाँ, तो उत्तर प्रदेश में भी होगा 3 लाख वोट, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप देखिए ये पोस्टल बैलेट्स किसके होते हैं? फौजियों के होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के होते हैं जो बाहर। It still is a very negligible number. या इट्स नथिंग, यू नो। और ये भी बात सही है कि ये जो पोस्टल बैलेट में खासकर जो वोट हैं, ये बीजेपी का कोर वोट बैंक है। जब आप देखिए ना, मतलब बीजेपी हैज फॉट दिस इलेक्शन ऑन 2 इश्यूज, यू नो। एक तो नोटबंदी जो मतलब मोदी जी के इश्यूज है, और दूसरा है नेशनलिज्म। बिल्कुल। अब नेशनलिज्म के नाम पे आपको पोस्टल बैलेट नहीं मिलेगा तो कौन सा बैलेट मिलेगा? But Parsa, if I could bring in you here, if you look at the 4 regions of UP separately, like West, Central, Eastern and Bundelkhand, historically we say that the party who wins Awadh and the Central UP is actually in a position to form the government. How would you look at it? Are you going to look at different regions of UP as a separate slice of one big cake we are looking at the moment? You know, there is a problem of calculation here that different regions would go in different ways, and it is possible that should not be ruled out. But what is happening is UP, we should not overstate the case that it is somehow more important than the other things. UP is fighting an assembly election and the people are voting for a local government, for the state government. So BJP has fought this election on some sort of a national agenda. Does it work or does it not work? That is one issue. And the second issue is, in the last 10 years in UP, both BSP and SP had their share. They governed the thing. Are the people looking for a alternative beyond the 2 regional parties? So it is for them to decide. So I don't think we should look beyond that and make some sort of a national agenda, national interpretation for the UP election. लेकिन पारसा जी, लगातार ये कहा जाता रहा है पिछले 25 सालों में और उससे भी पहले से कि जो उत्तर प्रदेश पे राज करता है वो दिल्ली सीधा रास्ता निकलता है। क्या इस बात को हम नजरअंदाज कर सकते हैं कि लगातार जो नतीजे रहे हैं पिछले 25-30 सालों में, लगातार जो उत्तर प्रदेश है उसी ने रास्ता दिखाया है केंद्र सरकार को? आपको याद होगा कि 1990s में और 2002-04 तक यूपी में जो सीट्स मेजॉरिटी पाए, बीजेपी 2-3 बार 50 सीट तक पहुंचे, लेकिन उनको सेंटर पे मेजॉरिटी नहीं मिला।
ये पहली बार है कि 2014 के बाद जहां पे उनको 70 सीट मिले, तब उनको क्या मिला है, सिर्फ इट वॉज नॉट ए लैंडस्लाइड विक्ट्री, उनको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी मिला है, जो लोग भूल जाते हैं। लोग इसलिए भूल जाते हैं कि पिछले 25 साल से कोalition गवर्नमेंट्स इतने बने कि एक सिंगल पार्टी इमर्ज नहीं हुआ, और पहली बार हुआ है, और लेकिन वो सिंपल मेजोरिटी है। यूपी जो कहा जाता था कि कॉकपिट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है, वो दौर गुजर चुका है। मैं समझता हूं कि यूपी असेंबली इलेक्शन को यूपी इलेक्शन के तौर पर देखना चाहिए। दो खास मेहमान मौजूद हैं। पार्षद जी माफ कीजिएगा, जरूर आप जारी रखिएगा इसको, लेकिन राजनीतिक मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ पत्रकार मौजूद हैं, एडिटर हैं लोकमत के गोवा से राजू नायक, और इसके अलावा बीजेपी से हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम भी जुड़ गए हैं। दोनों से प्रतिक्रियाएं लेंगे। सैयद जफर इस्लाम, सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाहती हूँ, क्या अभी भी बीजेपी सावधानी बरत रही है? उत्तर प्रदेश के नतीजों का खासकर मैं जिक्र करूं, या फिर बिहार की तरह अभी से जश्न शुरू हो गया है? नहीं, देखिए, पुरानी वो बिहार की बात को मैं एक मुहावरे के तौर पे कहूंगा कि कल की बात पुरानी और उसके बारे में बात करना बेकार है। आज जो है उसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में साफ साफ दिख रहा है, जो इनिशियल रुझान है उससे साफ साफ दिख रहा है कि हम दो तिहाई से ज्यादा बढ़ के 300 सीटों से ज्यादा लेकर आएंगे। इसलिए कि 342 सीटों में अभी 234 आपके टेलीविजन चैनल के इस पे देख रहे हैं, जहां पर हम बढ़त लगाए हुए हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन गुजरेगा उस तरह से हमारे सीटें भी बढ़ती जाएंगी और 300 से शायद ज्यादा पास कर जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा और अगर दूसरे स्टेट्स में भी देखें, बहुत सारे एग्जिट पोल्स में अटकले आए थे, बहुत सारे लोगों ने अटकले लगाए थे, लेकिन आप देखिए उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। आप देखिए, कह रहे थे आप पंजाब में बिल्कुल कंप्लीट ड्राउट ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड अलायंस जो साइड है, लेकिन आप वहां देखिए, वहां भी हम बहुत थोड़ा पीछे हैं कांग्रेस से। और गोवा और मणिपुर में हम पूरे कॉन्फिडेंट है कि हम अपने मेजॉरिटी लेकर आएंगे और वहां भी सरकार बनाएंगे। तो ये बिल्कुल दो चीजें, इससे दो बड़े संकेत दिख रहे हैं इस पूरे रिजल्ट से। अगर ये रिजल्ट इसी तरह से आए तो दो बड़े संकेत मिलेंगे। एक पहला संकेत कि जो भारत का हर नागरिक वो एक विश्वास दिखा रहा है भारत के प्रधानमंत्री पे। लोगों ने नोटबंदी के बारे में कहा, ये नोटबंदी जो है रेफरेंडम होगा, वो नोटबंदी का चलिए जरूर बात करेंगे हम, जरूर बात करेंगे। अभी नतीजे आने दीजिए, थोड़ा सा थम जाइए, जरूर हम इस पर बात करेंगे कि कौन सी नीतियां काम आई हैं और कौन सी नहीं आ पाई, दूसरी पार्टियों की रणनीतियां भी। लेकिन नीलू, इस वक्त हमारे साथ राजू नायक जो है वो गोवा से मौजूद हैं। Yes, Raju Naik, a very good morning, and we wish we were there in the land of sun, sand and beaches, but what is actually happening? What is the early sense you're getting from the ground? See, just now somebody was saying that BJP is gaining all over India. But it's not true in Goa, you know. जो उत्तराखंड में हो रहा है, जो यूपी में हो रहा है, वैसा गोवा में नहीं हो रहा है। इनफैक्ट उत्तराखंड और यूपी में जो हो रहा है ना, forces of Hindus are consolidating. It's not Goa, it's the reverse polarization. Right. गोवा में तो अभी दिख रहा है कि बीजेपी इज ट्रेलिंग। उनका चीफ मिनिस्टर है लक्ष्मीकांत पार्सेकर, ही इज ट्रेलिंग, ही इज गोइंग टू बी डिफीटेड। मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आई एम गेटिंग, मोस्ट ऑफ द एरियाज इन सालसेत इज ए Catholic stronghold, you know. Salsit has gone against BJP. Right. As a result, most of this, you know, BJP stalwarts are defeated. Mr. Naik, I'll interrupt you here. Always supporter of BJP. Mr. Naik, I'll interrupt you here Also, for a moment. Catholics actually hold the key to Goa elections. So are the early trends hinting at the fact that Catholics were not convinced with the governance what Mr. Parsekar gave, and that is the reason probably the people have drifted away from BJP? More than Parsekar, more than the state politics, people have, you know, were looking, people were, you know, Catholics are always forward-looking people. They want peace. You know, they were looking at the national issues. They were looking at मोदी ने जो कुछ लास्ट 3 साल में किया है वो लोगों को पसंद नहीं आया। See, Goan people are, you know, very much, you know, they want peace and they want सहिष्णुता चाहिए, जो देश में नहीं हो रहा है। उसका मतलब ये था कि लास्ट 1 साल से देख रहे हैं कि बीजेपी और कैथलिक्स वर गोइंग अगेंस्ट बीजेपी, और इस टाइम तो कैथलिक चर्च ने तो डायरेक्टली बोला था बीजेपी को हराना चाहिए। इसलिए लोगों ने, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, एंड मोर देन कांग्रेस, जहां कांग्रेस जीत नहीं सकती वहां गोवा फॉरवर्ड को वोट दिया जा रहा है। सो ट्रेंड इज अगेंस्ट बीजेपी। But Mr. Nayak, Catholic voter and the Catholic group was obviously one factor. But what about the huge RSS rebellion which we saw, and
how much has it really dented the prospects of BJP in Goa? They might have worked in a very small way. See, one thing is very clear: BJP has their own cadre, irrespective of the RSS cadre. RSS ने उनके खिलाफ बहुत काम किया है, बट उनका जो इम्पैक्ट दिखना चाहिए, उनका अलग एक पार्टी था, गोवा सुरक्षा मंच। गोवा सुरक्षा मंच का तो एक भी आदमी जीत के नहीं आ रहा है। इनफैक्ट दे आर लूजिंग द डिपॉजिट, वेयर एज बीजेपी दैट वे इज गिविंग ए गुड फाइट टू कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड, बट स्टिल BJP, if they are defeated, not because of RSS, it's going to be defeated because of their policies, because of the inefficiency of the local government, because of the various U-turns they have taken for last 5 years. So there is a clear trend now. The RSS factor has not worked as we expected. बिल्कुल, लेकिन राजू नायक जी बहुत दिलचस्प बातें आप कर रहे हैं कि जो जिस तरह के हमें रुझान नजर आ रहे हैं देश के दूसरे हिस्सों में, खासकर जो उत्तर भारत है जहां जिस तरह के रुझान हमें साफ नजर आ रहे हैं, उससे बिल्कुल बरक्स जो है, उससे बिल्कुल उल्टा रुझान गोवा में नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी को लेकर काफी हद तक एक तरह की हलचल थी, अंग्रेजी में कहें तो काफी बस जो है वो बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर रुझानों में तो आम आदमी पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल दिल्ली के पत्रकारों को आम आदमी पार्टी बहुत भाती है, इसलिए दिल्ली में वो जो बस था वो था, गोवा में नहीं था। गोवा में वी हैव रिटन डायरेक्टली एंड क्लियरली दैट आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू लूज द डिपॉजिट इन मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज। उनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी जीत के नहीं आ रहा है, सो इट इज द मोर चैलेंजिंग इज टू कीप द डिपॉजिट। Mr. Naik, I can vouch for Arvind Kejriwal is not going to give you an interview now. In Goa, Aam Aadmi Party. See, Aam Aadmi Party was called the B team of BJP in Goa. They were splitting the votes, but the Catholics, have very decisively and strategically voted against Aam Aadmi Party and the BJP. लेकिन राजू नायक जी, एक बहुत दिलचस्प बात, इससे पहले कि हम गोवा के अलावा दूसरे राज्यों का रुख करें, कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी दरअसल पूरे मन से वहां चुनाव भी नहीं लड़ रही थी। चुनाव से 6 महीने पहले तक कोई खास तैयारी भी नजर नहीं आ रही थी। ये बात अलग है कि बीजेपी से लोग नाखुश थे, लेकिन कोई विकल्प न होने की वजह से, कोई अल्टरनेटिव न होने की वजह से ये माना जा रहा था कि बीजेपी फिर भी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। क्या अभी तक जो हमारे सामने रुझान आ रहे हैं, उनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा अंदाजा था वो ठीक नहीं था? गोवा में एग्जिट पोल जो लिए गए वो सब बकवास थे। एग्जिट पोल दिल्ली में बैठ के वो एग्जिट पोल दिल्ली में बैठ के किए, गोवा के बारे में किए थे, ऐसा अभी लगने लगा है। क्योंकि नुवे और सालसित में जो एवरीबडी नोज इट्स ए कैथलिक, बट इन मोस्ट ऑफ द एरियाज इन नॉर्थ गोवा ऑल्सो दे आर वोटिंग अगेंस्ट द बीजेपी। एंड बीजेपी कहता था कि ऑल महिलाओं उनको वोट देंगी, क्योंकि उन्होंने लास्ट 5 साल से बहुत सारा ऐसा पैसा महिलाओं के लिए स्कीम्स बनाई थी। crores of rupees were spent on most of this non-fruitful schemes, एंड उनको लग रहा था वो स्कीम्स के वजह से वो जीत के आएंगे, महिलाएं उनको वोट देंगी। अभी ऐसा नहीं लग रहा है, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट इज ट्रेलिंग एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट। अभी देयर इज एरिया हिंदू स्ट्रॉन्ग होल्ड कॉल्ड सावड्डे, total 90% Hindu voters, they have also voted against BJP. Most of, including the MG party, Maharashtra Gomandak party, which was till some months back they were supporting BJP. They were in the BJP government. They are also trailing in most. Their main leader Deepak Davdekar is trailing in a constituency called near Fonda. And Mr. Pratap Singh Rane, the ex-chief minister, is winning from the Congress side. Shiroda, ex-minister Subhash Shirodkar is gaining. So अभी तक लग रहा है कि 7-8 जगह पे कांग्रेस बहुत आगे है, बीजेपी लेस देन 3, एंड एमजीपी का अभी तक वो खाता ही नहीं खुला है। So Goa is going the conventional way of changing the government. Right, Mr. Naik, Manish, I'd like to bring in you here. Goa is going the conventional way, which means every 5 years they change the government. It was BJP and now it's the Congress's turn. But a clincher, if I could remember in Goa, when Aam Aadmi Party's Arvind Kejriwal was addressing a rally, and he said that Parrikar and Parsekar ने गोवा का बेड़ा गर्क किया. This is the line he was using in every rally he was attending. Did the people somewhere get confused with the way BJP projected Parrikar and Parsekar both? Because there was a huge confusion. Of course, because we all know, everybody, and Raju is very right that people sitting daily give too much credit to Aam Aadmi Party. But at the same time, he must also give us credit for understanding
that Mr. Parikar's heart is in Goa. You know, it's an open secret that, 4 days out of 7 days in a week, he is in Goa, doing various things. And, given a chance, he would have, he was already talking about telling people, people close to him were also signaling that in case BJP comes back to power, he would like to go back to Goa as chief minister. So it was a clear case where, the incumbent chief minister was, who replaced Mr. Parikar after he became the defense minister. He was uncomfortable with the manner in which the shadow of Mr. Parikar was sort of ruling the state, from Delhi. So I don't think these things help a party in power, and especially रेलवे मार्ग बनाने का हो, एक के बाद एक जिस तरीके से वन रैंक वन पेंशन जो औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति यहाँ सेना में भर्ती है और राष्ट्र की सीमा पर कुर्बानी देता है, तो ये फौजी प्रदेश है, गंगा का प्रदेश है, हिमालय है, आयुर्वेद का प्रदेश है, नौजवानों की यहाँ रगों में देशभक्ति का खून बहता है और उसको ये लगता है कि हाँ मोदी ही देश को आगे बढ़ा सकता है। और उत्तराखंड उसके साथ ये दो डबल इंजन करके बड़े इंजन के साथ यहाँ का भी इंजन लगेगा तो उत्तराखंड जो कांग्रेस ने नीचे गर्त में धकेला है वो तेजी से उभर करके आएगा और मोदी जी पर लोगों को भरोसा है। में बात हो रही है, जाहिर है वही कह रहे हैं कि ऐसा हो पाएगा और ऐसा हो जाएगा। निशंक जी उत्तराखंड में बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पर लोगों का विश्वास है और जिस तरह से वो सेना और तमाम चीजों की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। लेकिन अभी तक भी ये हमें बहुत सावधानी से देखना होगा कि 9:30 का वक्त हालांकि गुजर चुका है और अब लगभग जो है 9:45 यानी कि अब जो है बैलेट पोस्टल बैलेट्स के अलावा अब असली नतीजे आने किसी भी वक्त हमारे सामने शुरू हो सकते हैं। 10 बजे के आसपास जो है हम ये मान पाएंगे कि 10 बजे के आसपास जो है नतीजे भी कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन असली जो रुझान है वो हमारे सामने अब आएंगे, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में भी, खासकर उत्तर प्रदेश पर हमारी नजर है क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा सीटें हैं और काफी हद तक न सिर्फ के उत्तर प्रदेश का चुनाव 2019 का चुनाव बल्कि जो चुनाव राष्ट्रपति राज्यसभा में जो एक कॉम्पोजिशन है वो भी काफी हद तक जो है प्रभावित करेगा, उत्तर प्रदेश के नतीजों के साथ प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, पंजाब, मणिपुर, गोवा, ये तीनों राज्य छोटे हो भले ही, लेकिन एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं। उत्तराखंड जो अभी तक पार्टी था यूपी का, उत्तराखंड और यूपी एक वन मैसेज इज कमिंग फ्रॉम उत्तराखंड और यूपी, और गोवा और मणिपुर से जो है वो अलग तरह का संदेश हमारे सामने आ रहा है। पंजाब भी सही सफर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Absolutely. In those places, along with, of course, the charisma of Modi. सही जफर साहब ये बताइए, फिलहाल कि उत्तर प्रदेश में तो जरूर जिस तरह के रुझान नजर आ रहे हैं, अभी आपकी बातचीत खिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर गोवा का हम जिक्र करें जहां बहुत उम्मीदें थी, वहां ऐसा लगता है कि निराशा हाथ लग रही है। मणिपुर भी बहुत अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रहा है आपके लिए। पंजाब तो जाहिर है पहले ही लग रहा था कि एक हारी हुई जमीन है। जहां तक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रुझान बिल्कुल साफ आपके सामने है और वहां पर हम बिल्कुल भारी बहुमत से जीत रहे हैं, लेकिन गोवा और मणिपुर में भी हमें पूरा विश्वास है कि हमें वहां की जनता जिताएगी। हमारे फेवर में वोटिंग हुई है और अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। आप जैसा कह रहे थे कि अब ईवीएम बॉक्स खुलेगा और उसके भी रुझान आने लगेंगे, तो मुझे लगता है कि अब पूरे तरह से जब सारे नतीजे दिखने लगेंगे अगले 1 घंटे में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये नक्शा जो अभी देख रहे हैं आप गोवा में और मणिपुर में दोनों जरूर सेटबैक पंजाब में हमें Mr. Zafar, why does it look, according to what you're saying, why does it look like BJP at the moment is not very much bothered as to what is going to happen in Goa, what is going to happen in Manipur, what is going to happen in Punjab? Of course, you already have conceded defeat right from the beginning, the way the leaders have projected themselves. For you, I think UP is the biggest determinant at the moment, and that is why it's all smiles for BJP at the moment. Sorry, I haven't heard your question properly, but whatever I heard, I am trying to respond. In case there is if you think that I am deviating from what you had asked, then you can interrupt me in between. Absolutely. But let me tell you that we have fought all the elections very sincerely. There was absolutely no lack of confidence in any of the states because we knew that the people of all these states, wherever the elections were held,
they were keen that there should be a transformational change in the people's lives of the ordinary citizen of this country. They have faith in the Honorable Prime Minister, that the only man who understands the aspiration, who understands the concern, who understands and who has the willingness to change the life and the style of the common citizen, particularly poor, farmer, women and the youth, and all the hopes they have in Honorable Prime Ministers. And it is evident from the fact that Uttar Pradesh, which is the largest state, and everybody was talking about primarily Uttar Pradesh rather than all the other smaller states. And it is very evident that the people of Uttar Pradesh, where 22 crore population is there, they have shown confidence based on the initial trend we have, that they have shown confidence in Honorable Prime Minister. But That Mr. he is the Zafar, man who can we would bolster again their say that future. it's He is too the man early. who can bring change in the country. Who is the man who has who Absolutely. is willing to But take we up would this still and he is say- the man who is actually can bring Mr. Zafar, we would transformational still change in the say that it's very early to be over-optimistic at the moment. But let me go across to Raju Naik, who's again joining us from Goa. Mr. Raju Naik, given the way the early trends are coming up in Yes. Goa, what do you have to see, how do you really read the kind of rebellion which was there within the Congress camp? Now do you see all those disparate elements coming together, making the state as one? They will put up a unified image. How do you really see the things spanning out from here? See, Congress was unitedly fighting against BJP till last year, But after the advent of Luisin Falero as the party president, Luisin Falero को 2 साल पहले भेजा गया गोवा में एज ए यूनिफाइंग फोर्स करेगा और पार्टी को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशनली बिल्ड करेगा. उन्होंने शुरुआत में 1 साल में पार्टी को बिल्ड करने की अच्छी मेहनत की, बट बाद में इलेक्शन को अगर जब 3-4 महीने थे उन्होंने इतना मैस कर दिया. एंड आफ्टर इलेक्शंस वे डिक्लेयर्ड, उन्होंने जिस तरह से टिकटी बांटी अपने लोगों के लिए, ओल्ड फेसेस, वेरी फ्यू न्यू फेसेस, एंड दैट टू ही स्टार्टेड quarreling, he started fighting, he started doing a lot of games against the friends of the Congress. गोवा में एक पार्टी है गोवा फॉरवर्ड, जो हमेशा असेंबली में परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहा. दे वर ऑलवेज इन फेवर ऑफ कांग्रेस. कहा जाता था कांग्रेस के मित्र पक्ष है. दिग्विजय सिंह गोवा में आए और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि गोवा फॉरवर्ड और ऑल लाइक माइंडेड पार्टीज विल बी फाइटिंग अगेंस्ट द बीजेपी. But Luisin Falero played all the dirty tricks and he kept away everybody. इफ उन्होंने अभी जो ट्रेंड है उससे लग रहा है, उन्होंने अगर ये सब गोवा फॉरवर्ड और बाकी के जो छोटे पक्ष है उनके साथ अगर अलायंस कर दी होती तो कांग्रेस वुड हैव इमर्ज एज दे वुड हैव गॉट द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. अभी लग रहा है कांग्रेस विल बी द लार्जेस्ट पार्टी, बट स्टिल दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद ऑल द स्मॉलर पार्टीज लाइक गोवा फॉरवर्ड. Initially Congress, think twice whether to support Congress or not, because they have been dished by the party president. Mr. Naik, So this is initially Congress in Goa was perceived as the B team of BJP. That's what you also said in one of the interviews you gave it to us for our programs. That factor doesn't seem to have worked too much on the ground. No, I will tell you, अभी भी वैसा ही लग रहा है. See, उन्होंने अगर गोवा फॉरवर्ड के साथ अगर अलायंस की दी होती, शिवोली एंड सालीग्राम, they would easily win. Now there is a neck and neck fight going on in Shivoli and in Saligam. So everybody says Luisin Falero played in the hands of Mr. Manohar Parrikar. Still people are saying, because अभी तो ट्रेंड आ रहा है, कांग्रेस will be the largest party, but they will not get the absolute majority. राजू नायक जी, So बहुत बहुत this is शुक्रिया the आपका. fault और by दूसरे Manohar जो स्टेट्स हैं, दूसरे राज्य हैं, उनसे प्रतिक्रियाएं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. उत्तराखंड से हरीश रावत क्या कह रहे हैं, आइए देख लेते हैं. जनता हमारी खेवनहार थी, जनता सारथी थी और ये जीत जनता की जीत होगी. ये जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत होगी जिन्होंने बिना संसाधनों के चुनाव लड़ करके एक इतिहास बनाया है उत्तराखंड में. जी हाँ, तो यानी अभी भी जो है भविष्य की बात ही हो रही है और वो यही कह रहे हैं कि जनता की जीत होगी. यानी कि जो नेता हैं वो अभी भी एक तरह से सावधानी पूर्वक ही बयान दे रहे हैं. ऐसा पता है जो हमें नहीं मालूम है. जी हाँ, यानी कि बीजेपी और अकाली को जितना बुरा बताया जा रहा था कि इतना खराब परफॉर्मेंस होगा, उस हिसाब से तो बेहतर परफॉर्मेंस. वजह है, देखिए अगर उसको मैं चंद शब्दों में एक्सप्लेन करूं, अकाली दल का एक कोर वोटर है जो पंथिक सिख वोटर है और जो फार्मर है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है.
आप कभी अकाली दल की हिस्ट्री देख लीजिए, कभी भी वो 22-23% से नीचे वोट उनका वोट शेयर नहीं गया है। और अब तो जब आप एक बहुत स्ट्रांग थर्ड फ्रंट खुला है जो आम आदमी पार्टी के रूप में, सो अकाली दल को अगर अपना वो 22-23% अगर वो अपना रिटेन करता है तो अकाली दल 5-7-10 सीटों से तो ऊपर ही जाएगा। सम्मानीय जो है वो सीटें हाँ, कम से कम आ जाएंगी। और फिलहाल ये तस्वीरें आती हैं, अनिल जी, तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव बनारस से तस्वीरें आ रही हैं, केसरिया रंग जो है वो वहां पर लगातार नजर आ रहा है और लगता है लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। वहां बीजेपी जी लड्डू भी है और बीजेपी के कार्यकर्ता वहां नजर आ रहे हैं। संतोष भारतीय वरिष्ठ पत्रकार, एडिटर इन चीफ चौथी दुनिया अखबार के हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष भारतीय, हालांकि सावधानी से लगातार हम सुबह से जो है ये राज्यसभा टीवी पर कवरेज चल रहा है 5 राज्यों में चुनाव का, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की तस्वीर आपको नजर आ रही है, जिस तरह भी चुनाव नतीजे जाएं, अभी हम इंतजार करेंगे अगले आधे घंटे इससे पहले कि हम रुझानों के ऊपर आकलन शुरू कर दें। लेकिन जो डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का जो एक मुद्दा था, अगर बीजेपी खराब परफॉर्मेंस भी नहीं करती है तब भी ये माना जाए कि क्या वाकई कम से कम जो है वो चुनाव नतीजों को या लोगों को जो है प्रभावित नहीं किया नोटबंदी ने, अगर नई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं भी बनाई। हालांकि जानकार ये तक कह रहे हैं कि एक तरह का क्लास वॉर जो है वो नजर आया है नोटबंदी के बाद से। अरफा, आप भी इस चीज़ को समझ रही हैं और मैं अब समझ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने बहुत सफलतापूर्वक नोटबंदी को अपने पक्ष में गरीबों की उस ख्वाहिश को बढ़ाकर इस्तेमाल किया कि उसका 5,000 गया, अरफा खानम का 5 लाख चला गया, वो उसी में खुश है। पर उत्तर प्रदेश में एक नया ट्रेंड देखने में आ रहा है जो कि अब इस्टेब्लिश हुआ है। 2014 में ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी खुद एक बड़ी पार्टी के रूप में तब्दील हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सीन से गायब हो रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव ने इस चीज को साबित किया है कि अब चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। अभी आप जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुन रही थी या सवेरे से जिन चैनलों पर मैं गया हूं जिनको मैंने सुना है, वो सब प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का गुणगान नहीं कर रहे हैं। और ये पहली बार देखा गया है कि अटल जी, आडवाणी जी की राजनीतिक थ्योरी से अलग भारतीय जनता पार्टी में एक नई थ्योरी डेवलप हुई है। Santosh, you're making a very interesting point that this election seems to be not about BJP but about the brand Modi. It's absolutely a reformation of Modi's policies. It's an endorsement of the Modi brand. Do you feel that these two look like poles at the moment, like BJP is on one side and brand Modi is on one side? Do you really see this as this factor emerging? देखिए, मैं तो साफ देख रहा हूं कि ब्रांड मोदी जिसको आप कह रही हैं, अब ये आरएसएस से भी बड़ा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा हो गया है। इस चुनाव के बाद पंजाब में जो भी हो, गोवा में जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उत्तर प्रदेश में इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री ट्रांसलेट होती है, जो रुझान आप दिखा रही हैं, अगर वो ट्रांसलेट होती है नतीजों में, तो नरेंद्र मोदी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से बड़े नजर आएंगे और हिंदुस्तान में एक नई तरह की पॉलिटिक्स जो अब तक नहीं शुरू हुई, हालांकि इंदिरा गांधी भी थी, लेकिन एक अलग तरह की पॉलिटिक्स जिसमें एक आदमी जज होगा, एक आदमी पुलिस होगा और एक ही आदमी सजा देने वाला होगा। तो इस तरीके की एक तस्वीर उभरेगी और जिसमें जनता के मूवमेंट्स का, पीपुल्स मूवमेंट्स का कोई रोल नहीं होगा। जो लोग जनता के आंदोलनों की बात करते थे वो साइड में खड़े दिखाई देंगे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन संतोष जी, लेकिन इसके अलावा संतोष जी, जो ये माना जाता रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में जो जनमानस है कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र में इतना परिपक्व हो चुका है कि कभी भी एक व्यक्ति को बहुत ताकत या बहुत सत्ता कभी नहीं दी है उन्होंने। इंदिरा गांधी भी बहुत दिन तक नहीं टिक पाई भारत में। लेकिन जिस तरह की बात आप कह रहे हैं उससे तो ये पता चलता है फिलहाल कि उत्तर प्रदेश में कम से कम यही ट्रेंड नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कम से कम ये हिस्सा जो है भारत का, उससे तो ट्रेंड ये नजर आ रहा है कि शायद जो आप बता रहे हैं कि पार्टी से भी बड़ी या विचारधारा से बड़ी एक शख्सियत बन चुकी है। अरफा, आप एक चीज समझने की कोशिश करें कि जो लोग अब तक पावर में रहे या पार्टियां पावर में रही या जिनको हम किसी फिलॉसफी के साथ चलने वाला मानते रहे, उन्होंने इतनी गलतियां की, उन्होंने अपनी साख इतनी कम की कि अगर जो सामने शख्स है नरेंद्र मोदी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं पिछले 3 साल से कि बहुत सारे वायदे पूरे नहीं हुए, इसके बावजूद अगर वो इतना ऊंचा है, इसका मतलब दूसरे लोगों की साख इतनी नीचे चली गई है कि दोनों में गैप अभी भी बहुत बड़ा है। और इसीलिए लोगों ने
उनकी गलतियों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जो अब तक पावर में रहे हैं या जो पावर को के दावेदार रहे हैं। नरेंद्र मोदी को उन्होंने अभी भी उनमें आशा रखी है कि ये आदमी शायद भारतीय जनता पार्टी, या मैं सांप्रदायिक विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वो छले गए हैं। अब वो अच्छी गवर्नेंस चाहते हैं, अपने लिए रोजी चाहते हैं, रोटी चाहते हैं, अपने लिए सुरक्षा चाहते हैं, और उनको लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी जी इस चीज को मुहैया करा सकते हैं। बहुत दिलचस्प बात है ये कि हम इसे जारी रखेंगे, लेकिन मनीष ये बताइए, फिलहाल की जो बात कह रहे हैं संतोष भारती, जाहिर है एक बड़ी तस्वीर हम ये मान के चल रहे हैं अभी कि फिलहाल जो ट्रेंड नजर आ रहे हैं ये लगता है नतीजे बन जाएंगे, इसी की बुनियाद पर यह आकलन फिलहाल हो रहा है। क्या आपको लगता है कि भारतीय राजनीति में वो वक्त आ गया है जहां एक तरह से व्यक्ति पूजा या एक व्यक्ति का जो अस्तित्व है, जो उसकी शख्सियत है, वो इतनी बड़ी हो गई है कि विचार गौण हो गए हैं, या फिर जिस तरह की राजनीति में जो एजेंडा है वो गौण होता हुआ नजर आ रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं? देखिए, जब से अगर आप 2014 के बाद से आप सक्सेसिव स्टेट इलेक्शंस जहां जहां बीजेपी जीती है या जहां नहीं भी जीती है, वो सब इलेक्शंस आप महाराष्ट्र ले लीजिए, बिहार भी ले लीजिए जहां ये हारे, दिल्ली ले लीजिए, हर जगह भाजपा ने वोट मांगे हैं मोदी जी के नाम पे। मोदी जहां जहां अभी भी जिन जिन स्टेट्स में गए, उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप फलां लीडर को वोट दीजिए, ये यहाँ अच्छा काम करेगा, ये करे, बिल्कुल ऐसा नहीं। उन्होंने ये कहा कि आप वोट दीजिए ताकि मैं जिसको लीडर और मैं उस पर नजर रखूंगा। तो ये भाजपा में देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस का टक्कर में थी तो इनका सबसे बड़ा ये वायदा ही और ये इलेक्शन मिशन ही ये रहता था, ये सब जगह कहते थे कि कांग्रेस एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है। The way BJP has gone out and experimented with the social engineering, I would not say just social engineering, it's a couple of other factors. Social engineering mixed with communal polarization. If you look at Prime Minister's remarks, it's all a mixed bag, the way BJP has reached out to the voters in UP. Would you say that, of course, there was one image of Narendra Modi where he was known as the Hindu Hriday Samrat. Now he's trying to refurbish that image and come across as some kind of a messiah of the poor, the OBCs, the most backward. Do you also see this kind of a reformation of that image somewhere? Yeah, of course. There's no doubt in my mind that, that image has taken a, he's successfully managed to recreate that image in the hearts of the people. And one reason that he's been so successful in doing that is the failure of the opposition to take him on the ground. I've always held, I've said this in your previous shows also, that the agitational politics cannot, whatever happens inside the parliament, it can never replace agitational politics, and BJP understands this very much. If just to give you an example, if this Notebandi demonetization had it happened during a previous UPA regime, let's say, BJP would have taken to the streets. But here, all that the Congress and most of the opposition, except Mamata and to a certain extent Kejriwal did, was they stalled the house, they did not allow parliament to. People don't believe in that. If you are fed up of the governance of Mr. Modi, or if you are upset with any decisions that he's taken, you should take to the streets. Congress unfortunately मनीष, घड़ी हमें बता रही है कि 10 बज चुके हैं और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक नए सिरे से हम आपके सामने पेश होंगे और चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या वाकई जो भारतीय लोकतंत्र है, जो संविधान का ढांचा है, जो बताता है कि भारत एक संघ है दरअसल, क्या आपको लगता है कि फिलहाल वाकई जो संघीय ताकतें हैं, जो संघ का जो हमारा एक स्ट्रक्चर है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और केंद्र में सत्ता का जमावड़ा नजर आ रहा है, एक व्यक्ति, एक पार्टी या एक विचारधारा? ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे।